Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम BPCC 102 की यूनिट 2 न्यूरॉन्स एंड नर्व इम्पल्सेस कवर करेंगे। यूनिट 1 हमने कवर कर लिया, जिसने नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं। आवर बिहेवियर, एक्शन एंड थॉट्स आर प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ सेल्स, केमिकल्स एंड ऑर्गन्स। हमारा सारा बिहेवियर, एक्शन और थॉट्स किसकी वजह से होता है? ये सब प्रोडक्ट है हमारे जितने भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, सेल्स के, केमिकल्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, इन सबको सब जब इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, तब जाकर के हमारा बिहेवियर बनता है, जब जाकर के हमारा कोई एक्शन और थॉट्स प्रोसेस करते हैं। नर्वस सिस्टम इज़ वन सच कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। और हमारा नर्वस सिस्टम भी इन सब केमिकल्स का, ऑर्गन्स का और जितने भी सेल्स, इन सब का एक कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट है। जब ये सब मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उससे हमारा नर्वस सिस्टम बनता है। इट कंटेन्स मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स एंड ट्रायलेंस ऑफ न्यूरल कनेक्शंस। हमारे नर्वस सिस्टम में मिलियंस न्यूरॉन्स हैं, बहुत सारे, मतलब मिलियंस के आसपास न्यूरॉन्स हैं, जिसकी कोई भी मतलब जिसकी अब तक काउंट नहीं करा गया है। और ट्रायलेंस के आसपास न्यूरल कनेक्शंस है। द नेटवर्क ऑफ सेल्स इन द नर्वस सिस्टम कैरीज इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारे नर्वस सिस्टम के सेल्स, हमारे नर्वस सिस्टम के सेल्स को बोलते हैं न्यूरॉन्स, और उनका काम क्या होता है? दे कैरीज इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके नर्वस सिस्टम तक ले जाते हैं और नर्वस सिस्टम से इन्फॉर्मेशन कैरी करके हमारी बॉडी तक पहुंचाते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ सेल्स इन द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में दो तरीके के सेल्स होते हैं, एक तो न्यूरॉन्स और दूसरे ग्लायल सेल्स। ये दो तरीके के सेल्स होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में। अ न्यूरॉन इज द बेसिक सेल ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का सबसे बेसिक जो सेल है, जिसे न्यूरॉन बोलते हैं, उसे नर्व सेल भी बोलते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। हमारे ब्रेन में, हमारे नर्वस सिस्टम में जो नर्व सेल है, न्यूरॉन है, उसका काम क्या होता है? हमारी बॉडी से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना और नर्वस सिस्टम तक पहुंचाना, और नर्वस सिस्टम से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके हमारी बॉडी तक पहुंचाना। ये काम होता है न्यूरॉन का। इट जनरेट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस नोन एज नर्व इम्पल्स। और न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस भी जनरेट करता है, और उन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को नर्व इम्पल्स कहते हैं। ग्लायल सेल सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट न्यूरॉन्स। अब हमारे नर्वस सिस्टम में दो सेल्स हैं, न्यूरॉन्स और ग्लायल सेल्स। जो नर्व सेल हैं, न्यूरॉन है, उसका काम क्या है? बॉडी से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके नर्वस सिस्टम तक पहुंचाना, और नर्वस सिस्टम से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके हमारी बॉडी तक पहुंचाना। बट जो ग्लायल सेल्स है, उनका क्या काम है? उनका काम है न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करना और उसे सपोर्ट देना। तो ये हमने कवर कर लिया कि न्यूरॉन क्या है, ग्लायल सेल्स क्या है और नर्वस सिस्टम में क्या काम होता है। नेक्स्ट है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। The cells of the nervous system that receive and send messages within that system are known as neurons। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि न्यूरॉन क्या है? नर्व सेल, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके बॉडी तक पहुंचाता है और बॉडी से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके नर्वस सिस्टम तक पहुंचाता है। न्यूरॉन्स कंडक्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, नर्व इम्पल्स। न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कंडक्ट करता है, जिसे बोलते हैं नर्व इम्पल्स। They are in varying size and shapes having varied function to perform। और न्यूरॉन्स डिफरेंट तरीके के होते हैं, उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग और उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उन्हें डिवाइड भी करा गया, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक टिपिकल न्यूरॉन हैज़ द सोमा और द सेल बॉडी, एक्सॉन, टर्मिनल बटन्स। एक टिपिकल न्यूरॉन में सोमा होता है, जिसे सेल बॉडी भी बोलते हैं, एक्सॉन होता है, टर्मिनल बटन्स होते हैं और भी चीज़ें होती हैं। जैसे फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक न्यूरॉन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं और उसका क्या काम होता है? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन इज द डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स दैट इज सेमी परमेएबल टू सर्टेन काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक डबल लेयर होती है, न्यूरॉन के अंदर एक डबल लेयर होती है मॉलिक्यूल्स की, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की, जो कि सेमी परमेएबल होते हैं। सेमी परमेएबल मतलब कि हमारे सराउंडिंग जितने भी सब्सटेंसेज हैं, वो उनमें से कुछ ही सब्सटेंसेस को अलो करते हैं कि वो न्यूरॉन के अंदर जाएं, और कुछ ही न्यूरॉन्स को अलो करते हैं कि वो उस लेयर से, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर जा सके। वो सेमी परमेएबल है। कुछ ही सिर्फ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को, सिलेक्टिव पार्टिकल्स को, सब्सटेंसेस को वो न्यूरॉन के अंदर जाने देती है और बाकी को बाहर ही रखती है। एक शीट की तरह काम करती है कि जो न्यूरॉन के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बस वो अंदर आएगी और बाकी नहीं आएंगी। तो ये काम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू इट, हैंस इट इज इन्वॉल्व्ड इन द नर्व इम्पल्स। अब
एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कोई भी इंफॉर्मेशन जाने के लिए इम्पल्सेस की ज़रूरत होती है, नर्व इम्पल्सेस, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। उसी से एक न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन तक जाती है और बीच में क्या होता है, एक न्यूरॉन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कि सब्सटेंसेस को, सिग्नल्स को जाने से, मतलब कुछ ही सिग्नल्स को जाने देती है, कुछ ही इन्फॉर्मेशन को जाने देती है जो इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो इस वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस में इन्वॉल्व है, नर्व इम्पल्सेस में, क्योंकि वो कुछ ही जो सब्सटेंसेस है उसको पास आउट होने देती है और अंदर आने देती है। तो ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट आल्सो प्रोवाइड साइट्स फॉर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दैट occurs ड्यूरिंग नर्व इम्पल्स एंड फॉर साइनेप्टिक एक्टिविटी बिटवीन टू न्यूरॉन्स। अब इसमें जैसे कि मैंने पहले बताया, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इन्फॉर्मेशन पास आउट होती है, जब जाकर के हमारे पूरे ब्रेन में कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो फंक्शन करती है, प्रोसेस करती है। तो एक न्यूरॉन के पास इन्फॉर्मेशन है, अब जब उसे दूसरे न्यूरॉन के पास जाना है तो उसके पहले हम इसके लिए स्ट्रक्चर देखते हैं न्यूरॉन का। तो ये स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, इसमें सेल मेम्ब्रेन है, सेल बॉडी है जिसे सोमा भी कहते हैं, न्यूक्लियस है, डेंड्राइट्स हैं, और लास्ट में आपको दिख रहा होगा एक्सॉन टर्मिनल, साइनेप्टिक एंड बल्ब्स। इन एक्सॉन टर्मिनल से, ये जो एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, इनसे इन्फॉर्मेशन फिर दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक पहुंचती है, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक। और जब ये प्रोसेस हो रही होती है तो जितने भी न्यूरॉन के अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन होती है वो किस में, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में होती है, बट जब उसे दूसरे न्यूरॉन तक जाना होता है तब उसे केमिकल में ट्रांसफ़र होना पड़ता है, कि पहले वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स केमिकल्स में ट्रांसफ़र होंगे, चेंज होंगे, फिर वो दूसरे न्यूरॉन तक जाएंगे। और जब वो दूसरे न्यूरॉन तक जाएंगे उसके लिए उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसमें एक काम करेगी कि वो सिर्फ कुछ ही इन्फॉर्मेशन को दूसरे न्यूरॉन तक जाने देगी जो इम्पोर्टेंट है, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उन्हें रहने देगी। यही है साइनेप्टिक एक्टिविटी बिटवीन टू न्यूरॉन्स। इसे हम आगे भी पढ़ेंगे साइनेप्टिक एक्टिविटी को डिटेल में। अभी इतना ही है कि जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कोई भी इन्फॉर्मेशन जा रही है तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल होता है। नेक्स्ट है सेल बॉडी और सोमा। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन दैट हैज़ नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स फ्लोटिंग इन इट्स साइटोप्लाज्म सच एज गोल्जी बॉडी, निसल बॉडीज, मिटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एटसेट्रा। तो सेल बॉडी, पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। अब इस स्ट्रक्चर में देखो, ये सेल बॉडी है, ये अब इस सेल बॉडी में ये न्यूक्लियस है, ये तो न्यूक्लियस है। अब इसके आसपास ये जितने भी एरिया है इसके सराउंडिंग, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स फ्लोट करते हैं। एक सेल बॉडी में बहुत सारे ऑर्गेनल, जिसमें साइटोप्लाज्म और रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, बहुत सारे जो ऑर्गेनल्स हैं वो फ्लोट कर रहे होते हैं। और ये सबसे बड़ा पार्ट होता है किसी न्यूरॉन का। इट इज़ द सेंटर ऑफ द न्यूरॉन, ये न्यूरॉन के सेंटर में होता है। द डेंड्राइट्स मीन्स ट्री लाइक आर द एक्सटेंशंस फ्रॉम द सेल बॉडी। अब सेल बॉडी से एक्सटेंड करते हुए, उससे आगे बढ़ते हुए कुछ डेंड्राइट्स होते हैं जो कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। डेंड्राइट्स हैं ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर, और सेल बॉडी से एक्सटेंड हो रहा है, सेल बॉडी से एक्सटेंड होकर के ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। इन्हें, इन ट्री लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं डेंड्राइट्स। इन डेंड्राइट्स का काम क्या होता है कि जैसे यहाँ पर अगर एक दूसरा न्यूरॉन है और उस दूसरे न्यूरॉन का ये एक्सॉन है, पर टर्मिनल बटन्स हैं, इन बटन से इंफॉर्मेशन इस दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक पहुँचती है। इन टर्मिनल एंड से यहाँ तक डेंड्राइट्स पर दूसरे न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ये डेंड्राइट्स दूसरे न्यूरॉन के टर्मिनल बटन से, और इन डेंड्राइट से फिर इंफॉर्मेशन सेल बॉडी तक पहुंचती है और आगे जाके पूरी प्रोसेस होती है। और उसके बाद जब इस न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन फिर इसके टर्मिनल एंड्स तक, इन एंड बल्ब्स तक, टर्मिनल एंड्स तक जाती है, फिर दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक पहुंचती है। तो ये काम होता है डेंड्राइट्स का कि दूसरे जो हम इस न्यूरॉन से पहले जो न्यूरॉन है उसके टर्मिनल बटन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे और अपने न्यूरॉन की पूरी प्रोसेस स्टार्ट करे। ये काम होता है डेंड्राइट्स का। तो डेंड्राइट्स हमने समझ लिया। द डेंड्राइट टिप्स हैव सेंसरी रिसेप्टर्स दैट रिसीव द स्टिमुलाई फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स एंड बिगिन द प्रोसेस ऑफ द नर्व इम्पल्स बाय सेंडिंग दीज इम्पल्सेस टू द सेल बॉडी। तो जैसे कि मैंने बताया कि डेंड्राइट टिप्स पे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं डेंड्राइट के टिप्स पे, और वो दूसरे न्यूरॉन से स्टिमुलाई रिसीव करते हैं और फिर अपने न्यूरॉन की पूरी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, नर्व इम्पल्सेस स्टार्ट करते हैं। तो ये काम हो गया डेंड्राइट्स का। अब नेक्स्ट हमारी न्यूरॉन का एक पार्ट है एक्सॉन। अब इस एक्सॉन का क्या काम होता है? द एक्सॉन इज द लॉन्ग स्लेंडर पार्ट ऑफ द न्यूरॉन दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम अ पोर्शन ऑफ द सेल बॉडी नोन एज एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन क्या है? एक स्लेंडर पार्ट है पूरे न्यूरॉन का,
ये, और ये किधर से स्टार्ट होता है, ये सेल बॉडी है, और सेल बॉडी से एक्सटेंड होते हुए कौन शेप, एक कौन शेप बन रही है इधर। तो ये जो कौन शेप है ये है एक्सॉन हिलॉक, एक्सॉन हिलॉक। और इससे फिर आगे ये एक्सॉन है, सिलेंड्रिकल पार्ट जो है ये एक्सॉन है। और इस एक्सॉन को क्या काम होता है, एक्सॉन हिलॉक इज अ कोन शेप्ड रीजन एट द जंक्शन बिटवीन एक्सॉन एंड द सेल बॉडी। जैसे कि हमने देखा था कि एक्सॉन, जब सेल बॉडी से एक्सॉन एक्सटेंड हो रहा होता है तो उसमें बीच में कोन शेप्ड बनती है जिसे बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक, जो कि एक्सॉन के बीच में और सेल बॉडी के बीच में एक जंक्शन होता है। इट इज़ ऑफन कवर्ड बाय द माइलिन शीथ एंड कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेल बॉडी टुवर्ड्स इट्स डिस्टल एंड्स नोन एज टर्मिनल बटन्स। जैसे इस पूरे स्ट्रक्चर में देखो, ये जो पूरा पार्ट है ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन हिलॉक है, सेल बॉडी से एक्सटेंड होते हुए एक्सॉन को जोड़ रहा है सेल बॉडी से, ये पार्ट है एक्सॉन हिलॉक कॉन शेप्ड। और ये जो पूरा सिलेंड्रिकल पार्ट है ये एक्सॉन है जिसे माइलिन शीथ से कवर कर रखा है ताकि ये बचा रहे, ये स्ट्रॉन्ग रहे। और इस एक्सॉन, ये एक्सॉन जो डिफरेंट लेंथ का होता है, इस एक्सॉन की लेंथ की वजह से, इसके साइज़ की वजह से, इसकी लेंथ की वजह से इन न्यूरॉन्स को डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड भी करा गया है। तो इस एक्सॉन का काम क्या है, इट इज़ ऑफन कवर्ड बाय द माइलिन शीथ, ये माइलिन शीथ से कवर्ड रहता है जैसे कि हमने इलस्ट्रेशन में देखा। एंड कैरीज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेल बॉडी टुवर्ड्स द डिस्टल एंड्स नोन एज टर्मिनल बटन्स। अब एक्सॉन हिलॉक क्या करता है कि सेल बॉडी को और एक्सॉन को जोड़ता है, और एक्सॉन क्या करता है कि सेल बॉडी से जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जब दूसरे न्यूरॉन से डेंड्राइट तक इंफॉर्मेशन आई, फिर डेंड्राइट से सेल बॉडी में आई, फिर सेल बॉडी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ये पूरे न्यूरॉन तक पहुंचाता है, पूरे एक्सॉन तक, पूरा एक्सॉन कवर होता है। फिर लास्ट में जो टर्मिनल एंड्स है, टर्मिनल बटन्स है, वहाँ तक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है और माइलिन शीट से कवर्ड रहता है ताकि इन्फॉर्मेशन सही सलामत पहुँची जाए, इन्फॉर्मेशन पे कोई भी अफेक्ट ना हो। माइलिन शीट इज़ अ फैटी इंसुलेशन अराउंड मैनी एक्सॉन। माइलिन शीट क्या है, एक फैटी इंसुलेशन है और जो एक्सॉन के अराउंड कवर रहती है, एक्सॉन को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। द एक्सॉन वरी इन लेंथ एंड डायमीटर, एक्सॉन लेंथ डिफरेंट होती है, एक्सॉन डिफरेंट लेंथ के होते हैं, डिफरेंट डायमीटर के होते हैं। विद लार्जर डायमीटर इंडिकेटेड फास्टर एक्शन पोटेंशियल। और जितना ज़्यादा डायमीटर होता है एक्सॉन का, वो उतनी जल्दी, उतनी फास्ट जो इन्फॉर्मेशन उसको ट्रांसफ़र करता है। फास्टर एक्शन पोटेंशियल इन्फ्लुएंसिंग न्यूरल कंडक्शन, और न्यूरल कंडक्शन को, कि न्यूरल जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रही है, उनको इन्फ्लुएंस भी करते हैं। अगर एक्सॉन का डायमीटर ज़्यादा है तो वो फास्ट काम करेगा, फास्टर जो है इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करेगा। द एक्सॉन में हैव ब्रांचेस नोन एज एक्सॉन कोलेटरल्स। एक्सॉन की कुछ ब्रांचेस भी हो सकती हैं जिसे एक्सॉन कोलेटरल्स कहते हैं। A brief chemical or electrical message that begins from the cell body travels down the axon to the terminal button is known as action potential. एक केमिकल या फिर एक इलेक्ट्रिकल मैसेज जब सेल बॉडी से, जब एक न्यूरॉन से दूसरे डेंड्राइट्स तक, दूसरे सेल बॉडी, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक इन्फॉर्मेशन आई, फिर उस इन्फॉर्मेशन से, उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जब सेल बॉडी से नीचे आता है, जब सेल बॉडी से नीचे ट्रैवल करता है एक्सॉन तक, फिर टर्मिनल बटन तक जाता है, तो उस पूरे केमिकल को, उस पूरे इलेक्ट्रिकल मैसेज को क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल। देखो, टर्मिनल बटन से सेल बॉडी तक गया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, केमिकल्स, फिर इस पूरे एक्सॉन से फिर टर्मिनल बटन तक। तो ये जो पूरे एरिया में, पूरे न्यूरॉन में जो केमिकल्स सेक्रेट हुए हैं, पूरे जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हुई है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, उसे क्या बोलेंगे, एक्शन पोटेंशियल। इस पूरे इलेक्ट्रिकल चार्ज को, पूरे इलेक्ट्रिकल जो प्रोसेस हुई है, इसे बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल। आगे इसका काफ़ी यूज़ आएगा, इसलिए अभी से इसे समझ लेते कि ये एक्शन पोटेंशियल है। When the axon divide at the rear end, it branches profusely and each branch ends in a knob. जब एक्सॉन डिवाइड होता है बहुत सारी ब्रांचेस में, जो कि टर्मिनल एंड्स हैं, जब बहुत सारी ब्रांचेस एक्सॉन की निकल रही हैं, तो उनकी जो एंड होता है, जब उनका एंड होता है तो उसमें एक नोब बनती है, उन टर्मिनल एंड्स की एक नोब होती है। जैसे कि देखो, ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन यहाँ पर आकर क्या हुआ है, इसकी ब्रांचेस बनी हैं, ये ब्रांचेस हैं। अब ये ब्रांचेस एक नोब पर एंड होती है, मतलब ये ऐसे ही नहीं एंड होती, यहाँ पर एक नोब होती है, और ये जो नोब है इन्हें बोलते हैं टर्मिनल एंड्स
या फिर सिनेप्टिक एंड बल्ब्स। Then the axon divided the rear end, it branches profusely and each branch ends is end at a knob. और उन knobs को क्या बोलते हैं? Terminal buttons. These are known as terminal buttons. When the action potential travels down the axon, it reaches the terminal buttons where a chemical substance is released known as neurotransmitter. जब डेंड्राइट से सेल बॉडी तक, फिर सेल बॉडी से एक्सॉन तक, फिर एक्सॉन से टर्मिनल एंड्स तक जो भी इलेक्ट्रिकल मैसेज जाता है उसे बोलते हैं हम एक्शन पोटेंशियल। और जब वो एक्शन पोटेंशियल टर्मिनल बटन तक पहुंचता है, उस टर्मिनल बटन के बाद उस इलेक्ट्रिकल मैसेज को दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक पहुंचने के लिए केमिकल में चेंज होना होता है, केमिकल सब्सटेंस रिलीज करना होता है ताकि दूसरा जो न्यूरॉन का डेंड्राइट है वो उसे कलेक्ट कर सके। तो जब वो केमिकल सब्सटेंस रिलीज होता है, उस केमिकल सब्सटेंस को बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। उस केमिकल सब्सटेंस को बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। और उस न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या होता है? उस न्यूरोट्रांसमीटर का काम होता है कि जो भी न्यूरॉन उस न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव कर रहा है, कि जब एक न्यूरॉन से जब दूसरे न्यूरॉन तक केमिकल सब्सटेंस जा रहा है तो वो केमिकल सब्सटेंस क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। और वो न्यूरोट्रांसमीटर जो दूसरा न्यूरॉन रिसीव करेगा उसके एक्शन को या तो इंक्रीज़ करना, अगर ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर सेक्रेट हुआ है तो दूसरा जो न्यूरॉन है उसके एक्शन को बढ़ाएगा या तो उसे रिड्यूस कर देगा। दूसरे जो भी न्यूरॉन उसे रिसीव कर रहा है, जो भी न्यूरोट्रांसमीटर रिसीव कर रहा है उसके एक्शन को या तो इंक्रीज करना या तो डिक्रीज करना, ये काम होता है न्यूरोट्रांसमीटर का। देयर आर प्राइमरी सेल्स दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू द न्यूरॉन नोन एज न्यूरोग्लिया, ग्लायल सेल्स और ग्लाया। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि ग्लायल सेल्स का काम क्या होता है? न्यूरॉन को सपोर्ट देना। तो इन ग्लायल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। द ग्लायल सेल्स आल्सो अफेक्ट थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी, परसेप्शन एंड हेल्प इन मेंटेनिंग अ स्टेट ऑफ होम्योस्टेसिस ऑफ नर्वस सिस्टम। इन ग्लायल सेल्स का काम क्या होता है? ये हमारी थिंकिंग को भी अफेक्ट करते हैं, लर्निंग को भी। न्यूरॉन को तो सपोर्ट करते हैं, उसके साथ साथ हमारी थिंकिंग को, लर्निंग को, मेमोरी, परसेप्शन, इनको भी अफेक्ट करते हैं। और हमारे नर्वस सिस्टम के होम्योस्टेसिस मैंने पहले भी बताया था कि जब हमारी बॉडी खुद को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, जो उसकी खुद को प्रोटेक्ट करने की क्षमता होती है, बैलेंस में रखने की क्षमता होती है, उसे बोलते हैं होम्योस्टेसिस। तो जब ये ग्लायल सेल्स मेंटेन क्या करते हैं? होम्योस्टेसिस को, कि हमारा नर्वस सिस्टम बैलेंस में रहे, उसे वो काम करते हैं ग्लायल सेल्स। ग्लायल सेल्स डिलीवर न्यूट्रिएंट्स टू न्यूरॉन्स, प्रोड्यूस माइलिन टू कोट एक्सॉन, क्लीन अप वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड डेड न्यूरॉन्स, help in information processing and influence the generation of new neuron during prenatal development। ये ग्लायल सेल्स क्या करते हैं? हमारे न्यूरॉन को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। एक माइलिन शीट जो कि हमने पहले पढ़ी थी, माइलिन शीट क्या करते हैं? न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करती है, वो बनाते हैं, उनको बनाने का काम करते हैं। क्लीन अप वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड डेड न्यूरॉन्स। जब कोई न्यूरॉन डेड हो जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट जितना भी होता है हमारे नर्वस सिस्टम में उसे क्लीन करता है। हेल्प इन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में हेल्प करता है। एंड इन्फ्लुएंस द जनरेशन ऑफ न्यू न्यूरॉन। जब न्यूरॉन डेड हो जाता है उसे तो क्लीन करता ही है, लेकिन दूसरे न्यूरॉन की जनरेशन में भी हेल्प करता है, उसे भी इन्फ्लुएंस करता है। ड्यूरिंग प्रीनेटल डेवलपमेंट, जब हमारी ब्रेन में जितने भी न्यूरॉन्स है जो ख़त्म हो रहे हैं, जो डेड हो रहे हैं, जैसे कि 7 साल में हमारी पूरी बॉडी के सेल्स जो हैं डेड होकर की पूरी बॉडी न्यू हो जाती है, वैसे ही उसका वो होती है प्रीनेटल डेवलपमेंट। तो उस टाइम क्या होता है कि जितने भी न्यूरॉन्स हैं जो डेड हो गए हैं, जो ओल्ड न्यूरॉन्स हैं, उन्हें उन वेस्ट न्यूरॉन्स को, डेड न्यूरॉन्स को ये ख़त्म करता है और न्यू न्यूरॉन्स को डेवलप करने में इन्फ्लुएंस करता है, उनको मदद करता है। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ ग्लायल सेल्स। 4 मेन टाइप के ग्लायल सेल्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, प्रोड्यूस माइलिन फॉर न्यूरॉन्स इन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है, ये ग्लायल सेल क्या करता है? हमारे ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में, यानी कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS में जो न्यूरॉन्स हैं उनके लिए माइलिन बनाता है। और नेक्स्ट है, सेकंड है श्वान सेल्स, प्रोड्यूस द माइलिन शीथ अराउंड द न्यूरॉन्स ऑफ द बॉडी, PNS। अब देखो, जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है उसका काम क्या है? हमारे CNS में, यानी कि हमारे ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में माइलिन शीथ को प्रोड्यूस करना। और जो श्वान सेल्स है उनका काम क्या है? हमारे PNS में, यानी कि हमारी बॉडी में जितने भी न्यूरॉन्स हैं जो हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं, उनको माइलिन शीथ प्रोवाइड करना। अभी माइलिन शीथ क्या है? प्रोटेक्ट द शाफ्ट ऑफ द एक्सॉन एज वेल एज इट गिव्स सपोर्ट। सच नर्व फाइबर्स आर नोन एज माइलिनेटेड फाइबर्स। देयर आर सर्टेन गैप्स बिटवीन द माइलिन शीथ विच आर नोन एज नोड्स ऑफ फ्रेनवियर। अब जैसे कि हमने देखा कि ये क्या है? एक्सॉन। अब एक्सॉन के आसपास ये जो शीथ है, ये जो इसे प्रोटेक्ट करे इस एक्सॉन को, ताकि हमारी इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से आए, इन्फॉर्मेशन अफेक्ट ना हो। तो इसका काम कौन करता है? माइलिन शीथ। माइलिन शीथ हमारे एक्सॉन को प्रोटेक्ट करती है, उसे एक कवच प्रोवाइड करती है ताकि हमारी इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से दूसरे न्यूरॉन तक जाए, पूरी ब्रेन में प्रोसेस हो सके।
देयर आर सर्टेन गैप्स बिटवीन द माइलिन शीथ विच आर नोन एज नोड्स ऑफ रेनवियर। अब माइलिन शीथ में कुछ गैप्स भी होते हैं, और उन गैप्स को क्या बोलते हैं? नोड्स ऑफ रेनवियर। अब देखो, अब ये एक्सोन है और एक्सोन के आसपास क्या है? ये माइलिन शीथ। अब लेकिन इसमें एक गैप भी है, ये जो गैप है इसे बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। और इसका क्या काम होता है? देखो, जो ये माइलिन शीथ है ये हमारी जो एक्सोन है इसे प्रोटेक्ट भी करती है, बट इसके साथ साथ इसका एक और काम भी होता है। अगर इन्फॉर्मेशन जो एक्शन पोटेंशियल, जैसे हमने पढ़ा कि यहाँ से जब केमिकल जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जब वो ट्रांसफर होते हैं टर्मिनल बटन्स तक, उसे बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। और जब एक्शन पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक टर्मिनल एंड्स तक, सेल बॉडी से टर्मिनल एंड्स तक आता है तो उससे बहुत टाइम भी लग सकता है। बट इन माइलिन शीथ की वजह से क्या होता है? इस माइलिन शीथ की वजह से ये एक्सोन के पास इधर से एक्सोन हिलॉक्स से जो भी एक्शन पोटेंशियल है वो सीधे नोड ऑफ रेनवियर पे जाएगा, फिर ऐसे जंप करते हुए माइलिन शीथ तक नहीं जाएगा, सिर्फ नोड ऑफ रेनवियर तक एक्शन पोटेंशियल रहेगा और फिर टर्मिनल बटन्स तक जाएगा, टर्मिनल एंड तक जाएगा। इससे क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, जो पूरी ये प्रोसेस होती है बहुत जल्दी काम करती है। बहुत से न्यूरॉन्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें माइलिन शीथ नहीं होती, जिसकी वजह से पूरी प्रोसेस ऐसे जाती है, ऐसे नहीं होती, जिसकी वजह से उसमें इनके मुकाबले थोड़ा टाइम लगता है। जिनमें माइलिन शीथ होती है, ये माइलिन शीथ होती है, वो एक तो हमारे न्यूरॉन को प्रोटेक्ट भी करता है, साथ में इन्फॉर्मेशन की जो फंक्शनिंग है वो प्रोसेस है वो भी जल्दी होती है। बट जिनमें माइलिन शीथ नहीं होती उन्हें उनकी प्रोसेस इनके मुकाबले थोड़ी लेट होती है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे हमने माइलिन शीथ भी कवर कर लिया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे हम। अब नेक्स्ट है माइक्रोग्लायल सेल्स। थर्ड है माइक्रोग्लायल सेल्स आर इन्वॉल्व इन द इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स दैट इज प्रोटेक्टिंग द ब्रेन फ्रॉम इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रोग्लायल सेल्स का क्या काम होता है? माइक्रोग्लायल सेल्स का ये इन्वॉल्व होते हैं इन्फ्लेमेशन में। इन्फ्लेमेशन में ये इन्वॉल्व होता है ताकि हमारा ब्रेन जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्वेड ना हो। इन्फ्लेमेशन क्या? जैसे हमारे हाथ पे या कहीं पे भी चोट लग जाती है तो क्या होती है? स्वेलिंग हो जाती है। वो स्वेलिंग की होती है, हमारी बॉडी स्वेलिंग इसलिए करती है ताकि जो चोट लगी हुई है उस पर और ज़्यादा चोट ना हो और ज़्यादा इफेक्ट ना हो। जब वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है वो हमारी बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। तो ये ग्लायल सेल्स, ये माइक्रोग्लायल सेल्स हमारे ब्रेन में इन्फ्लेमेशन का काम करते हैं कि जब भी अगर कोई चोट लग जाए या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारे ब्रेन को कोई भी हानि पहुंचा रहे तो वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। ये काम होता है माइक्रोग्लायल सेल्स का। एस्ट्रोसाइट्स, अब लास्ट है एस्ट्रोसाइट्स, क्लीन अप द वेस्ट मटेरियल ऑफ द डाइंग न्यूरॉन्स। जब भी कोई न्यूरॉन मर जाता है तो उसे उस वेस्ट मटेरियल को साफ करने का काम करते हैं एस्ट्रोसाइट्स। अब नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन्स को किन बेसिस पे क्लासीफाई करा गया और उनकी क्या क्या टाइप्स है। न्यूरॉन्स आर आल्सो क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। न्यूरॉन्स को उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग और उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड करा गया है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ न्यूरॉन्स अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, नेमली यूनिपोलर, बायोपोलर और मल्टीपोलर। वैसे टोटल 4 होते हैं बट हमारी बुक में हमारे कोर्स में हमें 3 पढ़ने हैं, यूनिपोलर, बायोपोलर और मल्टीपोलर। तो फर्स्ट है यूनिपोलर। यूनिपोलर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? हैव वन एक्सॉन दैट सेपरेट्स फ्रॉम द सोमा and branches into 2. These neurons are involved in sensory function. They send impulse received from the environment to the central nervous system. जैसे कि इस इलस्ट्रेशन में दिख रहा है कि ये है यूनिपोलर न्यूरॉन। इसमें ये सेल बॉडी है। जो नॉर्मल हमने न्यूरॉन देखा है वो ये है मल्टीपोलर, जिसमें सेल बॉडी और सेल बॉडी से क्या एक्सटेंट हो रहे हैं? डेंड्राइट्स, और इसी से क्या एक्सटेंट होकर आगे के एक्सॉन बन रहा है। बट जो ये यूनिपोलर न्यूरॉन है इसमें ये सेल बॉडी, इन सेल बॉडी के कोई डेंड्राइट्स नहीं है। सेल बॉडी से ये एक्सॉन एक्सटेंट हो रहा है, फिर एक्सॉन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। इन 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर के आगे जाके इसकी ब्रांचेस बन रही हैं। इसे बोलते हैं सेंट्रल एक्सॉन और इसे बोलते हैं पेरिफेरल एक्सॉन। सेल बॉडी से एक्सटेंट होकर के एक्सॉन 2 पार्ट्स में, 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। एक को बोलते हैं पेरिफेरल एक्सॉन और दूसरा है सेंट्रल एक्सॉन। और इसका काम क्या होता है? दीज न्यूरॉन्स आर इन्वॉल्व इन सेंसरी फंक्शन। ये सेंसरी फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है। दे सेंड इम्पल्सेस रिसीव्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारे इन्वायरमेंट से जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो जितनी भी सराउंडिंग से इन्फॉर्मेशन उन सबको कलेक्ट करके हमारे CNS तक, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाता है। ये काम होता है यूनिपोलर नर्वस न्यूरॉन्स का। सेकेंड है बाइपोलर न्यूरॉन्स। अब बाइपोलर न्यूरॉन्स क्या? आर सेंसरी न्यूरॉन्स। ये सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। दे हैव वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट विच इज़ प्रोफिसली ब्रांच लाइक अ ट्री।
द डेंड्राइट इज प्लेस्ड at the opposite end of the soma. They are very few and are the kinds that are present in the retina of the eye in the inner ear and the olfactory path. अब इसका illustration देखते हैं पहले। ये है बाइपोलर न्यूरॉन। अब इसमें क्या है, एक सेल बॉडी है और सेल बॉडी से एक्सटेंड होकर एक साइड क्या है, डेंड्राइट्स, और दूसरी साइड क्या है, एक्सॉन। अब जो नॉर्मल न्यूरॉन होता है जो हमने देखा है उसमें क्या है, ये सेल बॉडी है और सेल बॉडी से ही एक्सटेंड होकर के डेंड्राइट्स बन रहे हैं और एक्सॉन ये इतना लंबा है और इससे प्रोफिसली फिर अलग होकर के जो एक्सॉन से टर्मिनल बटन्स बन रहे हैं। और इसमें क्या है, सेल बॉडी है बीच में, एक एंड पर तो डेंड्राइट है और दूसरे एंड पर फिर एक्सॉन है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है कि इसमें एक ही एक्सॉन होता है और एक ही डेंड्राइट होता है। जो हमने नॉर्मल जो हमने न्यूरॉन देखा उसमें क्या है, बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं और उसमें क्या है, सिर्फ एक ही डेंड्राइट है। जैसे अगर हम इसमें देखें कि ये सेल बॉडी, इससे यहाँ से भी डेंड्राइट है, ये भी डेंड्राइट है, इसमें बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं, बट इसमें क्या है कि एक ही डेंड्राइट है और उसकी ब्रांचेस निकल रही हैं, उसकी ट्री लाइक स्ट्रक्चर हो रहा है। तो ये एक ही डेंड्राइट है और एक ही एक्सॉन है, जबकि इसमें एक एक्सॉन है बट बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। और इसका काम क्या होता है, द डेंड्राइट इज प्लेस्ड एट द अपोजिट एंड ऑफ द सोमा। दे आर वेरी फ्यू, ये बहुत कम होते हैं और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हमारी आई की रेटिना में, हमारी आई की रेटिना में, इनर ईयर में और ऑल्फैक्टरी पाथ में। ये इस जगह पर इन जगह पर प्लेस्ड होते हैं। थर्ड है मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, जो कि हमने 10th में भी देखे, 9th में भी देखे। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स क्या होता है, हैव ओनली वन एक्सॉन बट सेवरल डेंड्राइट्स। जैसे कि अभी हमने देखा था कि एक ही एक्सॉन है बट डेंड्राइट्स क्या है, बहुत सारे हैं। दे आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन द ब्रेन, ये ज़्यादातर ब्रेन में और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज गोल्गी टाइप 1 एंड गोल्गी टाइप 2। और आगे चल के इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, क्लासीफाई करा गया है, गोल्गी टाइप 1 और गोल्गी टाइप 2। क्यों डिवाइड करा गया है, इनके एक्सॉन के लेंथ के ऊपर और इनकी ब्रांचेस के ऊपर। गोल्गी टाइप 1 क्या है, हैव वेरी लॉन्ग एक्सॉन। गोल्गी टाइप 1 में एक्सॉन की जो लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एंड फ्यू ब्रांचेस, और इसमें ब्रांचेस क्या होते हैं, वो कम होती हैं। एंड कैरी इन्फॉर्मेशन फर्दर अवे एज मोटर नर्व्स। और ये क्या करते हैं, जो हमारे मोटर नर्व्स तक जो जितनी भी अवे यानी कि जितनी भी दूर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको प्रोसेस करता है, वहाँ तक पहुँचाता है, मोटर नर्व्स तक। गोल्गी टाइप 2 न्यूरॉन्स हैव शॉर्टर एक्सॉन्स। जो गोल्गी टाइप 2 है उनका एक्सॉन क्या छोटा होता है बट ब्रांचेस जो होते हैं वो ज़्यादा होती है ब्रांचेस। दीज न्यूरॉन्स एक्ट मोस्टली लोकली टू नियर बाई एरियाज। और ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये कहाँ पे काम करते हैं, जो नियर बाई एरियाज हैं वहाँ तक इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड कराते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया गोल्गी टाइप 1 और गोल्गी टाइप 2 में। तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो न्यूरॉन्स को क्लासीफाई करा था वो हमने पढ़ लिया है। अब हम करेंगे फंक्शंस के बेसिस पे। न्यूरॉन्स आर क्लासिफाइड इनटू टाइप्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस। अब फंक्शंस के अकॉर्डिंग इन्हें 3 टाइप्स में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट, अफरेंट न्यूरॉन्स आर द सेंसरी न्यूरॉन्स दैट कैरी द नर्व इम्पल्स टू CNS। दे आर अफेक्टेड बाय द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। अफरेंट न्यूरॉन्स क्या काम करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उन सबको कलेक्ट करके फिर वो CNS तक यानी कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाती है। यानी कि हमारे एनवायरनमेंट से इन्होंने जितने भी सेंसरी रिसेप्टर्स हैं उन्होंने इन्फॉर्मेशन न्यूरॉन तक पहुंचाया और वो न्यूरॉन फिर हमारे CNS तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। वहीं पे सेकंड है एफरेंट न्यूरॉन्स। एफरेंट न्यूरॉन्स क्या करते हैं, टेक द इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स और ग्लैंड्स। दे आर ऑल्सो नोन एज मोटर न्यूरॉन्स। एफरेंट न्यूरॉन्स क्या करते हैं कि हमारे CNS से, हमारे ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से इन्फॉर्मेशन लेते हैं और फिर हमारे मोटर जो हमारी ग्लैंड्स हैं, मसल्स हैं, उन तक पहुंचाते हैं। यानी कि एफरेंट न्यूरॉन क्या करते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स जो होते हैं एनवायरनमेंट से इन्फॉर्मेशन ली, CNS तक पहुंचाई। एफरेंट न्यूरॉन्स क्या करते हैं, CNS से इन्फॉर्मेशन ली और मसल्स तक पहुंचा दी। वहीं पे तीसरा क्या है, इंटर न्यूरॉन्स। अब ये इंटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, लाइव विद इन CNS, ये CNS में होते हैं। दे कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द अफरेंट न्यूरॉन्स टुवर्ड्स द एफरेंट न्यूरॉन्स। ये मीडिएटर का काम करता है अफरेंट न्यूरॉन्स और एफरेंट न्यूरॉन्स के बीच में, कि एफरेंट न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन ली और एफरेंट न्यूरॉन तक पहुंचा दी, और एफरेंट न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन ली और अफरेंट न्यूरॉन तक पहुंचा दी। ये काम होता है इंटर न्यूरॉन्स का। Neurons are placed in the form of reflex arc to conduct impulses to and from the brain and the spinal cord. अब जितने न्यूरॉन्स होते हैं उन्हें रिफ्लेक्स आर्क के फॉर्म में जो है प्लेस करा गया होता है कि हमारे इन्वायरमेंट से जितनी भी इन्फॉर्मेशन उसे कलेक्ट करके CNS तक पहुंचाना और CNS से इन्फॉर्मेशन लेकर के मसल तक पहुंचाना। ये काम होता है न्यूरॉन्स का, सब न्यूरॉन्स का। और सबसे मोस्ट रिफ्लेक्स कॉमन
जो है वो क्या है, जिसमें एफरेंट न्यूरॉन्स भी हो, अफरेंट और इंटरन्यूरॉन तीनों जब किसी एक्शन में काम कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्स होगा। अब नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन की, इनके सब न्यूरॉन का मेन फंक्शन क्या होता है? न्यूरॉन्स आर इन्वॉल्व इन ऑल रिफ्लेक्स एक्शंस रेंजिंग फ्रॉम सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है कि जैसे आपने कोई डरावनी चीज़ देखी है, तुरंत आपका रिस्पॉन्स आता है उसके लिए। जैसे आपके हाथ पे कुछ ऐसा टच हो गया या फिर आपने किसी ऐसी चीज़ पे हाथ रख दिया जो कि बहुत ज़्यादा गर्म हो, या फिर बहुत ज़्यादा यानी कि जैसे आपने किसी ऐसी मशीन पे हाथ रख दिया जिससे करंट आ रहा है, जैसे ही करंट आएगा आपका रिस्पॉन्स आएगा, आप उससे हाथ हटा लोगे। या फिर किसी गर्म चीज़ पे आपने हाथ रख दिया, तुरंत आप उससे हाथ हटा लोगे। तो ये कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है और इनमें हमारे न्यूरॉन्स काम करते हैं। यानी कि हमारे जो भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है और जो मोटर एक्शन है, उनके बीच में कम्युनिकेशन बैठाते हैं। कि जैसे ही आपके जो हाथ पे सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, उसने किसी गर्म चीज़ पे हाथ रखा, तुरंत आपके जो स्पाइनल कोड है या फिर आपके न्यूरॉन्स है वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करेंगे और तुरंत आप उससे हाथ हटा लोगे। यानी कि आपका मोटर एक्शन क्या होगा, मोटर न्यूरॉन्स काम क्या करेंगे कि तुरंत आप हाथ हटा लोगे। तो ये कम्युनिकेशन बैठाते हैं, न्यूरॉन्स क्या कम्युनिकेशन बैठाते हैं आपके रिफ्लेक्स एक्शन में, आपके जो सेंसरी रिसेप्टर्स है और मोटर न्यूरॉन्स उनके बीच में। हेंस नो बिहेवियर इज पॉसिबल विदाउट द एप्रोप्रिएट फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन्स। यानी कि अगर हमारे न्यूरॉन्स अच्छे से काम ना करें तो हमारा कोई भी बिहेवियर पॉसिबल नहीं है। अगर आपके सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, आपने किसी गर्म चीज़ पे हाथ रखा और आपके न्यूरॉन्स वर्क नहीं कर रहे हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आप हाथ हटा ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका ब्रेन जो प्रोसेस ही नहीं करेगा कि आपने किसी गर्म चीज़ पे हाथ रखा और आपको हाथ हटाना है। For example, if we are able to see an object, it is possible because of the receptors in the eye communicate this to the brain, which help us to perceive things clearly. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो अगर हमने कोई चीज़ देखी है, हम कुछ भी विजुअलाइज कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हमने देखा है, तो वो क्यों पॉसिबल हो रहा है कि हमने उसे देखा, हम उसे पहचान पा रहे हैं? कि हमारे आइज़ में जो रिसेप्टर्स है वो हमारे ब्रेन तक कॉन्टैक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं कि हाँ ये चीज़ है, और हमने उसे देखा, हम उसे परसीव कर पा रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल भी हो गया। इस तरीके से हमारे न्यूरॉन्स वर्क करते हैं और कम्युनिकेशन बैठाते हैं, और जब तक ये कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी, कम्युनिकेशन नहीं होगी, हम कुछ भी परसीव नहीं कर पाएंगे, हमारा बिहेवियर पॉसिबल नहीं है। देयर इज़ एन इंट्रिकेट नेटवर्क ऑफ कनेक्शंस बिटवीन दीज न्यूरॉन्स इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड दैट मेक्स पॉसिबल द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। हमारे ब्रेन में, हमारे स्पाइनल कोड में जितने भी न्यूरॉन्स हैं, ये सब एक कनेक्शन में है, और जब ये कनेक्शन में कम्युनिकेट करते हैं उसी की वजह से हमारा बिहेवियर रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारी बॉडी फंक्शन कर पाती है अच्छी तरीके से। देयर आर जेनेटिक एज वेल एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम। हमारी जेनेटिक भी इसमें काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है और एनवायरमेंट फैक्टर भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हमारे नर्वस सिस्टम में जितनी भी डेवलपमेंट होती है, अगर कुछ भी हमारे नर्वस सिस्टम में कोई भी खराबी है, वो भी जेनेटिक्स की वजह से भी हो सकती है और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकती है। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करने में। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट का जितना पार्ट है उसे कवर करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपकी कोई भी क्वेरी और अपना फीडबैक ज़रूर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।